सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। इससे पहले मैंने आपकी जो क्लास ली थी वो ऐसे राइटिंग की ली थी, काफ़ी दिन हो गए उस क्लास को भी। और अब हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था ऐसे का कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, थीसिस कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है और कंक्लूजन में क्या क्या बातें इंक्लूड करनी है। तो उसी तरीके से लेटर राइटिंग को भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, बैंक है या स्टेट एग्ज़ाम है, या जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है और वहाँ पे लेटर राइटिंग तो ऑफकोर्स पूछता ही है ना। तो अच्छे से इसको समझिए, ये भी बड़ी क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हैं, आप पढ़ना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स क्या है। लेटर राइटिंग को अच्छे समझने के लिए पहले आप जानो कि फॉर्मेट कैसा है, फिर आप जानेंगे की पॉइंट्स क्या क्या उसके अच्छे अच्छे हो सकते हैं, और फिर जानेंगे सैम्पल्स को इम्प्लीमेंट भी तो करके देखना है ना, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो हम पहले फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मल लेटर का भी और इनफॉर्मल का भी, फिर क्या क्या बातें हमें अवॉइड करनी है और किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे फिर हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ सैम्पल्स फॉर्मल्स के भी और इनफॉर्मल के भी, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर के मेन एलिमेंट्स के बारे में। एक जो लेटर होता है बेसिकली कंपोज्ड होता है वेरियस एलिमेंट्स से, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड होता है कि लेटर का नेचर कैसा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये मेन एलिमेंट्स और ये नेचर, ये क्या कहना चाह रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। सिंपल तरीके से समझेंगे। एक लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एक लेटर का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में जितनी भी बातें होती हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और वो जो फॉर्मेट है, वो जो एलिमेंट्स हैं, वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि लेटर का नेचर कैसा है। नेचर मतलब लेटर भी तो कई तरीके की होती है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि लेटर एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो ऐसे ही फॉर्मल का फॉर्मेट और उसके एलिमेंट्स अलग होंगे, और इनफॉर्मल का फॉर्मेट और उसके एलिमेंट्स अलग होंगे। समझ गए? जैसे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्मल के अलग हैं, इनफॉर्मल के अलग हैं। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में या तो फॉर्मल से ही पूछता है या फिर इनफॉर्मल से पूछता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले नज़र डाल लीजिए कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है और फिर इनफॉर्मल लेटर के क्या फॉर्मेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी मैं एक बार नज़र डलवा देता हूँ। सेंडर एड्रेस है, भेजने वाले का एड्रेस, डेट है, रिसीवर एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, कॉन्क्लूडिंग लाइंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है और सिग्नेचर है। अब आपके मन में सवाल भी दौड़ रहे होंगे, आ रहे होंगे, सर ये सैल्यूटेशन क्या होता है, रिसीवर एड्रेस में क्या क्या ऐड करना है, कॉन्क्लूडिंग लाइन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर पहली बार सुन रहे हैं। तो इन सब के बारे में अभी वन बाय वन बात करेंगे। आप पहले एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, जनरल आइडिया ले लीजिए कि ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल का ये फॉर्मेट है। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि दोनों हूबहू है, सेम ही है, कुछ चीजें बस यहाँ पे मिसिंग हैं, कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे रिसीवर एड्रेस नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से देखो। सेंडर एड्रेस डेट, सेंडर एड्रेस डेट, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट बस यहाँ पे नहीं है पीछे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉन्क्लूडिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉन्क्लूडिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। सिर्फ ये दो चीज़ें जो होती हैं, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट, ये आपका इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब, अगर आपको फॉर्मल के याद हो गए तो इनफॉर्मल के तो अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि दो ही चीज़ें ऐसी हैं बस जो नहीं है ना। तो बस इसको किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा इस फॉर्मेट को। अब ये क्या है, इनको अच्छे से समझते हैं कि सेंडर एड्रेस में क्या क्या लिखना चाहिए, कहाँ का एड्रेस कैसे लिखना है, ठीक है, रिसीवर एड्रेस को कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेंडर एड्रेस के बारे में। ये तो दोनों लेटर का पार्ट होता है, फॉर्मल का भी, इनफॉर्मल का भी। तो बेसिकली एक मेलिंग एड्रेस है, जो इंसान लेटर भेज रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है, उसका एड्रेस होता है। और ये असेंशियल पार्ट होता है दोनों लेटर्स का, फॉर्मल का भी और इनफॉर्मल का भी। सर कैसे लिखते हैं? 5 लाइन होती हैं इसके अंदर। सबसे पहली लाइन में आपने लिखना है डेजिग्नेशन, मतलब सेंडर का डेजिग्नेशन, कि उसकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे वर्क करता है, उसका ओहदा क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस लेवल पे हायरार्की के अंदर।
उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वो डेजिग्नेशन है, जैसे मैनेजर है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसका बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट एरिया, उसका स्टेट या टाउन, और फिर पिन कोड आपने बताना है। तो ये 5 लाइन्स आपने ध्यान रखनी है सेंडर एड्रेस के अंदर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझेंगे। वो कह रहा है कि जो डेजिग्नेशन होता है ना सेंडर का, और जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स फॉर ऑब्वियस रीजन। इनफॉर्मल लेटर में इन 5 लाइंस में से पहली दूसरी लाइन नहीं लिखते हैं। सेंडर एड्रेस आपको फॉर्मल लेटर में भी लिखना है, इनफॉर्मल में भी लिखना है। फॉर्मल में आपने इस तरीके से लिखना है, ये 5 लाइंस को इंक्लूड करना है, लेकिन इनफॉर्मल में ये पहली 2 लाइन नहीं होती है सेंडर एड्रेस में। अब आप बोलोगे पहली दूसरी लाइन क्यों नहीं होती है? अरे इनफॉर्मल किसको लिखे जाते हैं? दोस्त को लिखे जाते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं उनको लिखे जाते हैं, है ना। अब जैसे पापा को मान लो आप चिट्ठी लिख रहे हो, अब पापा को भी लिख के बताओगे, जैसे मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मान लो मैं किसी ब्रांच में मैनेजर हूँ, तो मैं ऊपर लिखूंगा है तरुण ग्रोवर द बैंक मैनेजर। बाप भी एक लप्पा घुमा के देगा, बाप को सिखा रही है मुझे बता रहे तू बैंक मैनेजर आया बड़ा, तो उस टाइप में हो जाएगा ये थोड़ा सा। तो इसलिए हम ऐड नहीं करते हैं, डेजिग्नेशन नहीं बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताते, क्योंकि इंटीमेट आपके रिलेशनशिप हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप सैंपल देखना चाहें तो सैंपल देख सकते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गई, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, स्ट्रीट आ गया, एरिया आ गया, स्टेट या टाउन आ गया, और पिन कोड आ गया। वहीं सब सेम है, देखो इतना ही लिखा है, बस पहली 2 चीज़ें नहीं लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं एक लाइन छोड़ के डेट। तो सक्सीडिंग द स्पेस आफ्टर द सेंडर एड्रेस कम्स द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन और सेंट। वन में ऑप्ट एनी फॉर्मेट आउट ऑफ द 2 स्टेटेड बिलो टू रिकॉर्ड द डेट इन द लेटर। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, डेट मंथ और ईयर का, या फिर मंथ डेट और ईयर का, ठीक है। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया। उसके बाद फिर बारी आती है रिसीवर एड्रेस की। रिसीवर एड्रेस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज बीइंग सेंट। जिसको भेज रहे हो, जो चिट्ठी रिसीव करेगा, उसका एड्रेस रिसीवर एड्रेस होता है। और इट इज प्लेस्ड आफ्टर द डेट इन द फॉर्मल लेटर। तो डेट के बाद आप फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हो, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान है, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं होता था, अगर आपको ध्यान हो। अच्छा, रिसीवर एड्रेस कैसे लिखेंगे? उसी तरीके से जिस तरीके से सेंडर एड्रेस लिखा था। अगर वो याद तो ये भी याद हो जाएगा। ऑफिशियल का नाम, या फिर किस टाइटल आपका, क्या आपको कंपनी में मिला हुआ है ना, किस हायरार्की में हो, किस पोस्ट पे हो, फिर उस कंपनी का नाम, बिल्डिंग नंबर, स्टेट और पिन कोड। आसान है, बहुत आसान है। वही सेम मैनेजर है, इन्फोसिस हो गया, स्टेट है और आपका दिल्ली है, और आपका फिर पिन कोड आ गया। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। इनफॉर्मल में तो होता ही नहीं था वो, क्या बोलते हैं, रिसीवर एड्रेस, और ना ही सब्जेक्ट होता है, ये सब तो फॉर्मल का पार्ट होता है। चलिए, सब्जेक्ट बेसिकली डिटरमाइन करता है पर्पस आपकी राइटिंग का, वो भी ब्रीफ के अंदर। आप कम से कम शब्दों में बताते हो कि आप कहना क्या चाहते हो, आपका लेटर का मुद्दा क्या है। इट हेल्प्स द रिसिपिएंट टू डील सक्सेसफुली विद द एम ऑफ योर लेटर। वही मुद्दा क्या है, कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को पहले सब्जेक्ट में कन्वे करते हो कि इस लेटर में मैं ये बात करने वाला हूं। इट इज प्रिसीडेड विद द वर्ड सब्जेक्ट एंड इज प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द रिसीवर एड्रेस। देखो, पहले सेंडर एड्रेस था, फिर डेट था, फिर रिसीवर एड्रेस था, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट जब लिखते हो तो सब्जेक्ट शब्द को भी लिखना है आपने, और फिर कॉलन लगाना है, और फिर आगे आपने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, लेटर का एम क्या है। सब्जेक्ट शब्द भी लिखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्लियर? इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल बिजनेस लेटर्स। इट शुड क्लियर, कंसाइज, नॉट मोर देन 10 वर्ड्स। ब्रीफ होना चाहिए, 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मल लेटर का पार्ट है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन की। नया सा शब्द लगता है बच्चों को सैल्यूटेशन। जो ग्रीटिंग होती है ना नॉर्मल, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, वही सैल्यूटेशन होती है। कस्टमरी ग्रीटिंग को हम लोग बोलते हैं, जिसको आप भेज रहे हो, रिसिपिएंट जो है ना, उसके लिए ग्रीटिंग जो होती है वो है सैल्यूटेशन। और ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इंटीमेसी और रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। भेजने वाला और रिसीव करने वाले के बीच में रिश्ता कैसा है, तो उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। It usually begins with the word dear, followed by the title Miss, Mrs, Mr, Doctor if known, and the first name of the person। मतलब जनरली डियर
या फिर हम मिस्टर लिख के उसके आगे उसका नाम जो हमें पता है, हम फिर नाम मिस्टर राहुल, मिस्टर करण, जो भी आपने बताना है, मिसेस गीता, हम जनरली ऐसे शुरू करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो सीखने वाली हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। इन केस द जेंडर एंड द नेम ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट नोन, अगर पता है तो मिस्टर और उसका नाम लिख दिया आपने, मिसेज और उसका नाम लिख दिया। अगर नहीं पता है आपको तो आप एड्रेस करें उसको डियर सर और डियर मैडम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जेंडर, तो डियर सर, डियर मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं। Since the salutation is professional in formal letters, the salutation used in personal or informal letters is friendly. Of course, फॉर्मल लिखोगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना चाहिए, और अगर इनफॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें थोड़ी ऐसी भी टोन आनी चाहिए कि आप अपने दोस्त को ही लिख रहे हो। वहाँ पे ज़्यादा मिस्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगेगा इनफॉर्मल के अंदर। फिर बोल रहा है यू मे ग्रीट द रिसीवर एज डियर और डियरेस्ट फॉलोड बाय देयर फर्स्ट नेम और निकनेम। ये इनफॉर्मल की बात बता रहा है कि इनफॉर्मल में आप डियर और डियरेस्ट करके उसके आगे उसका निकनेम भी यूज कर सकते हो। यहाँ ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है इनफॉर्मल लेटर में कि डियर मोनू, है ना, डियर मोन्टू, कुछ भी आपने बताना हो, चिंटू, जो भी आपने बताना है, निकनेम भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ना करें तो बेटर रहेगा, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल टू ग्रीट योर एल्डर्स विद रेस्पेक्ट सच एज डियर ग्रैंड माँ और डियर ग्रैंड फादर। तो दादा दादी का नाम यूज नहीं कर लेना, मम्मी पापा का नाम यूज नहीं कर लेना। अगर बड़े हैं तो इज्जत देनी है, तो डियर लिख के उसके बाद जो रिलेशन है उसको बता देना, डियर ग्रैंड माँ, डियर ग्रैंड फादर। कभी दादा का नाम, है ना, डियर रामचंद्र ग्रोवर, है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? चलो जी, तो सैल्यूटेशन हम देखते हैं फॉर्मल के और इनफॉर्मल के थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो एडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हो गया, बिजनेसमैन और मैनेजर हो गया, इन सब के लिए सर और मैडम है। और प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए हम लोग रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम यूज कर सकते हैं। क्लियर? प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का मतलब है प्रेजेंट तो अभी जो बॉस है आपका, प्रोस्पेक्टिव जो होने वाला है, ठीक है, एचआर को जब हम लिखते हैं तब की बात हो रही है ये। क्लियर? और इनफॉर्मल की क्या है, ब्लड रिलेशन अगर बड़ा है आपसे कोई तो रेस्पेक्टेड, और फिर उस रिलेशन का नाम लिखेंगे रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर। और अगर कोई छोटा है तो प्यार दिखना चाहिए, डियर और माई डियर करके यूज कर सकते हैं। इंटीमेट फ्रेंड्स है तो डियर और माई डियर करके आप यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है बॉडी की, तो बॉडी तो दोनों में ही लिखनी होती है आपको, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी। तो बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम सब जानते हैं। क्लियर है? इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें वो मैसेज इंक्लूड होता है जो सेंडर जो है कन्वे करना चाहता है। जो बॉडी होती है पर्सनल लेटर की, वो लॉन्ग डिटेल्ड हो सकती है, उसमें फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, एडवाइसेस हो सकती हैं। वैसे एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, पीस ऑफ एडवाइस होता है, पीसीज ऑफ एडवाइस होता है, तो इसको गलत कर देंगे, यहाँ पे टाइपिंग एरर होगा। तो फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। जबकि पर्सनल की बात करें, सॉरी, फॉर्मल लेटर की बात करें तो वो शॉर्ट, क्लियर और लॉजिकल पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर बस। क्योंकि इनफॉर्मल में आप बता सकते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग वगैरह, थोड़ा एटीट्यूड शेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आप थोड़ा क्रिस्प बातें ही करते हैं, टू द पॉइंट जो बातें होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं। बॉडी जो है इज द मेन लेटर, असली तो वही है बॉडी के। वैसे सबसे ज़्यादा नंबर बॉडी के ही होते हैं, फॉर्मेट के तो होते हैं, लेकिन बॉडी में क्या बात लिखी गई है उसके बहुत नंबर होते हैं। तो बॉडी इज द मेन लेटर, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट, स्किप अ लाइन बिटवीन द पैराग्राफ। चाहे आपने किसी की भी आपने बॉडी लिखनी हो, चाहे फॉर्मल लेटर की लिखनी हो, चाहे इनफॉर्मल की लिखनी हो, अगर बॉडी के अंदर पैराग्राफ है तो उसमें एक लाइन आप जरूर छोड़ें। स्किप अ लाइन बिटवीन द ग्रीटिंग एंड द बॉडी, स्किप अ लाइन बिटवीन द बॉडी एंड द क्लोजर। मतलब देखो, सबसे पहले क्या आता था, सेंडर एड्रेस। मैं फॉर्मल का एग्जांपल ले लेता हूँ। फिर आता था आपका डेट, और फिर आता था रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आता था आपका सब्जेक्ट, और फिर आता था आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी शुरू होती है। तो सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने बॉडी को शुरू करना है। और बॉडी में जो पैराग्राफ होंगे उनमें भी एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, तो लाइन जरूर छोड़िएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है कॉन्क्लूडिंग लाइन, ये दोनों में होती है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, यंगर रिलेटिव्स और ऑफिशियल लेटर्स, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स के लिए आप बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज, पेरेंट्स एल्डर्स के लिए विद लव एंड रेस्पेक्ट, यंगर रिलेटिव्स के लिए विद लव वही बेस्ट विशेज, और ऑफिशियल लेटर्स में थैंकिंग यू विद बेस्ट रिगार्ड्स, आप ये यूज कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आता है। ये एक पोलाइट तरीका है आपके लेटर को एंड करने का रिस्पेक्ट के साथ। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, आपका प्यारा। ट्रेडिशनल रूल जो है, अगर एटिकेट देखे ब्रिटेन का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश है वहीं की ओरिजिन है, इंग्लैंड, जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर एक एटिकेट देखें हम, तो फॉर्मल लेटर जिसकी शुरुआत होती है डियर सर और डियर मैडम से, तो वो खत्म होता है योर्स फेथफुली में।
और ऐसी लेटर जिसकी शुरुआत होती है सर मैडम से, तो वो खत्म होता है योर्स सिंसियरली पे। तो डियर सर डियर मैडम है तो योर्स फेथफुली, खाली सर और मैडम है तो योर्स सिंसियरली। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के अंदर। इन इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स यू मे क्लोज द लेटर विद योर्स लविंगली एंड योर्स ट्रूली। ये किसकी बात हो रही है? इनफॉर्मल की। योर्स लविंगली और योर्स ट्रूली भी आप यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। लविंगली वही आपका प्यारा, इनफॉर्मल में आप ऐसे ही यूज करेंगे, है ना। दिस शॉर्ट पोलाइट क्लोजिंग एंड्स विद द कॉमा, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर का जो पहला आपका लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एंड में हमेशा कॉमा होगा इसके। बाकी सारे जो है लेटर्स हैं वो स्मॉल केस के अंदर होंगे, सिर्फ पहले वाला जो है वो कैपिटल होगा, योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली। और फॉर्मल लेटर के अगर आपको देखने हैं तो प्रिंसिपल्स हेडमास्टर्स को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली, एडिटर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली। इनफॉर्मल के देखने हैं फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं, जान पहचान है, एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जान पहचान वाले, जिससे आप फेमिलियर हैं, तो योर्स सिंसियरली और सिंसियरली योर्स दोनों लिख सकते हैं। और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स है तो योर, अब देखो योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब अफेक्शन से बना है, अफेक्शन मतलब किसी से आपको लगाव है, आपका प्यारा, आपका दुलारा, या फिर सिंसियरली लविंग भी आप बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी कर लिया है आपके साथ कि ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड in the complementary closure is capital and all the other words are written or typed in small case. Clear? सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। तो फॉर्मेट पे एक बार दोबारा से नज़र डाल लीजिए, ये फॉर्मल का और ये इनफॉर्मल का। सेंडर एड्रेस समझ में आ गया, 5 लाइन बता दी। डेट समझ में आ गया, फॉर्मेट बता दिया डेट का। रिसीवर एड्रेस वही सेंडर एड्रेस की तरह है। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूडिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर। इनफॉर्मल में बिल्कुल सेम है, बस सेंडर में याद करो वो बताया था, डेजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताते। इसमें रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी सारा का सारा सेम है। कंक्लूडिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, इनफॉर्मल के कैसे होते हैं, फॉर्मल के कैसे होते हैं, किसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, सब बता दिया, सब समझा दिया। आई होप आपको सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए हैं फॉर्मेट के। अब कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखेंगे इनफॉर्मल लेटर के, फिर कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखेंगे फॉर्मल लेटर्स के, कि क्या एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप समझ के अपने लेटर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग सैम्पल्स देखेंगे और बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे जितनी भी बातें हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स को देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, इनको इनफॉर्मल कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। इनको हम लोग पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है ये बात। और ये जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज, बेसिक फॉर्मल अगर लेटर है तो फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है। तो तरीका भी आपका जो लिखने का स्टाइल है वो भी चेंज होना चाहिए लेटर के नेचर के अकॉर्डिंग। जनरली इसके अंदर टोन और जो स्टाइल होती है फेमिलियर होती है, इंटीमेट होती है। इंटीमेट फेमिलियर का मतलब कि आप अपने ही स्टाइल में लिखते हो और थोड़ा सा सेंटिमेंट्स बेसिकली दिखने चाहिए इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। डिपेंड करता है कि आपकी इंटीमेसी का लेवल कैसा है जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो या पत्र या फिर लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉर्मल और इलेबोरेट सेंटेंस का यूज़ नहीं करना, बल्कि शॉर्ट और लूजली कनेक्टेड सेंटेंस होते हैं ना, वो आपके नेचुरल लुक देंगे इनफॉर्मल लेटर में। अच्छा लगेगा, क्रिस्प लगेगा, और क्रिस्प तो नहीं कहूँगा, अच्छा और लूजली कनेक्टेड जो सेंटेंसेस हैं वो एक ऐसा फील देते हैं कि हाँ यार दिल की बातें लिखी हुई हैं, कि ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं कर रखी, क्योंकि फॉर्मेलिटी तो ऑफकोर्स फॉर्मल लेटर में करनी है ना। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। कॉन्वर्सेशनल ईडियम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलिक्वल एक्सप्रेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईडियम्स तो आपको पता है, कुछ लकोक्ति मुहावरे कुछ यूज़ करना आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और कॉलिक्वल एक्सप्रेशन मतलब बोलचाल की भाषा, जो आप जैसे घर में बात करते हैं, जैसे आपके जो स्लैंग होते हैं, कुछ इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स जैसे कि वॉन्ट, कांट, आइल, एंट, आई एम गोना, आई वॉना, इस टाइप के शब्द भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत कॉमन है ये पर्सनल लेटर्स में, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो है वो एक्सप्रेस करता है पर्सनैलिटी उस पर्सन की जो लिख रहा है, तो उसकी फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ताकि सेंटिमेंट्स जो है वो बेसिकली फील हो और फीलिंग्स जो है वो हमें दिखे लेटर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शुरू कैसे करना है, तो इनफॉर्मल लेटर को हमेशा एक अच्छी न्यूज़ से आपने शुरुआत करनी है, एक पॉजिटिव वे में आपने शुरुआत करना है। ऑफ कोर्स अगर लेटर अगर कोई बैड न्यूज़ देने वाला है तो वहाँ तो आप अच्छी न्यूज़ से शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उस केस में आप एक पॉजिटिव टोन से शुरुआत करते हैं। जैसे आई गॉट योर लेटर एंड वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू आर कमिंग हियर ऑन द नेक्स्ट सैटरडे,
है ना। एवरीवन हियर वाज डिलाइटेड, सब खुश थे जब आपका जो लेटर हमें रिसीव हुआ। योर मदर वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन रिसीविंग योर लेटर यस्टरडे, उनको बड़ी खुशी हुई आपकी मम्मी को, मुझे तुम्हारा लेटर मिला यस्टरडे और मुझे अच्छा लगा ये जान के, मैंने रिसीव किया है आपका लेटर और मैंने देख ली हैं चीज़ें। योर डिलेड लेटर हैज़ बिन रिसीव्ड बाय अस जस्ट नाउ एंड हैज़ रिमूव्ड आवर एंग्जाइटी अबाउट योर वेल बीइंग, जो टेंशन हो रही थी आपकी सेहत को लेकर वो अब दूर हो गई है। तो एक पॉजिटिव टोन से आप शुरुआत कीजिए, अनलेस अगर आपको ये बैड न्यूज़ नहीं देनी है तो, ठीक है। और ख़त्म कैसे करना है इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम कंक्लूडिंग लाइन की बात करते हैं, उसमें प्लीज़ डू राइट रेगुलरली, मतलब इस तरीके से लिखिए ताकि, क्योंकि आप इंटीमेसी दिखा रहे हैं ना कि लिखते रहिए, क्योंकि आपका प्यार है, संबंध है, रिश्ता है उसके साथ। होप टू गेट योर रिप्लाई सून, क्योंकि आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है ना इनफॉर्मल का। छोटे भाई बहन है तो टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़, बेटे को लिख रहे हैं, बेटी को लिख रहे हैं, तो है ना। डू राइट एवरी वीक विदाउट फेल, रेस्ट इज़ फाइन, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम, आई एक्सपेक्ट यू टू राइट रेगुलरली इन फ्यूचर। तो आप इनफॉर्मल में इस तरीके से एंड कर सकते हैं और इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, ये एक नेचुरल लुक देगा आपकी लेटर को। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। देखो फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, जो ऑफिशियल्स, बिजनेस एसोसिएट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, फॉर्मल लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स में क्या क्या आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को आप लिख रहे हैं, लेटर ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लीव के लिए अप्लाई करते हैं। ऑफिशियल लेटर्स हैं जिसमें अपॉलॉजी लेटर होता है, रेफरेंस होता है, रिकमेंडेशन होता है और एम्प्लॉइज़ को लेटर लिखे जाते हैं। तो ये सब हमारे फॉर्मल में आते हैं इस कैटेगरी के। अब कैसे लिखना है इफेक्टिव फॉर्मल लेटर, तो इसके बारे में कुछ बातें सीख लीजिए। हमेशा इसमें बी पोलाइट और फॉर्मल रहें, हमेशा आपकी कर्टसी जो है दिखनी चाहिए, और फॉर्मल तो रहना ही है, ऑफ कोर्स फॉर्मल है। तो कंक्लूड करना आपने, खत्म करना एक होप के साथ, एक अपील के साथ, एक वार्निंग या सजेशन के साथ, डिपेंड करता है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर राइटिंग टू एन अथॉरिटी, अगर किसी बड़े पर्सन को लिख रहे हैं, कोई पावर में, अथॉरिटी में है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उसको किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, तो ब्रीफली गिव इट्स डिटेल्स एंड सीक और सजेस्ट अ सोल्यूशन। अच्छे से डिटेल दें उसको, उस प्रॉब्लम की, है ना। किसी अथॉरिटी को, मान लो किसी को आप किसी डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट में आप लिख रहे हैं, या म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट है, या फिर म्युनिसिपैलिटी को आप लिख रहे हैं, तो उस केस में डिटेल बताएं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कि ये प्रॉब्लम है, इस जगह पे है, और आप इसका कुछ सोल्यूशन बताइए, कुछ भी रेमेडी बताइए, या सुनो। तो अच्छे से ब्रीफली उसकी डिटेल्स देनी है। और जो एडिटर्स को लेटर लिखे जाते हैं, एडिटर कौन होते हैं, ये अखबार के एडिटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, संपादक बेसिकली, है ना। डो नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही और शी कैन ओनली गिव वॉइस टू योर ओपिनियन, व्यूज, सजेशंस एटसेट्रा। मतलब कि जब हम लेटर किसी एडिटर को लिखते हैं, अखबार के किसी संपादक को लिखते हैं, तो उसको ये ना कहें कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। आप लेटर लिखते हैं, एडिटर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे इस मोहल्ले में, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को आवाज़ दीजिए, इसको सबके सामने लेके आइए, क्योंकि मैंने जिस डिपार्टमेंट को लेटर भेजा था वो तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, अब मैं आपको भेज रहा हूँ, एडिटर को भेज रहा हूँ, तो आप इसको सुनिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए, चर्चा कीजिए, मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो डायरेक्ट एडिटर को ये ना बोलिए कि आप सॉल्व कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। की पॉइंट्स ऑफ बेटर लेटर राइटिंग, ये भी एक, इसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको सीखनी है एक अच्छी लेटर राइटिंग के लिए। देखो सबसे पहले तो टू दी पॉइंट कंटेंट होना चाहिए, जिसकी मैं 10 बार बात कर चुका हूँ कि नथिंग मोर इज हार्मफुल टू गुड कम्युनिकेशन देन कंफ्यूज्ड स्टेट विच मे रिजल्ट इन नॉट कन्वेइंग द एग्जैक्ट पॉइंट। Before writing a letter, one should be sure of what one wants to convey. All the facts and information should be arranged logically or methodically. One should not be vague about one's objective. लिखने से पहले कुछ ड्राफ्ट बना लें कि मैं ये बातें लिखने वाला हूँ, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते किसी भी धुन में खो जाते हैं, कहीं भी बह जाते हैं। लिख रहे होते हैं दिल्ली को, पहुँच जाते हैं मुंबई पे, लिख रहे होते हैं चेन्नई, पहुँच जाते हैं कोलकाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, टू दी पॉइंट बातें कहें, और पहले ड्राफ्ट बना लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लिखने वाले हैं, जो कन्वे करने वाले हैं, ताकि आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव से वो ना हो, भटके ना, डाइवर्ट ना हो। उसके बाद कंसाइजनेस होनी चाहिए। फॉर्मल लेटर्स में तो खास तौर पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंसाइजनेस मतलब कम से कम शब्दों का यूज़ करें, क्योंकि इन फॉर्मल लेटर्स स्पेशली वन मस्ट नॉट राइट विद अननेसेसरी सेंटेंस नहीं लिखने हैं, वो तो बिल्कुल क्रिस्प टू दी पॉइंट होना चाहिए। टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इज प्री रेक्विजिट of a business correspondence. A long illustrations or elaboration must be avoided at all cost. किसमें? Formal letters में।
उसके बाद बात करते हैं कर्टिसी की। एक तो आपको पोलाइट रहना है हमेशा, चाहे आप किसी की कंप्लेंट भी कर रहे हैं ना, वाइल राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप थोड़ा पोलाइट और सिविलाइज लैंग्वेज यूज़ करें। यूँ नहीं कि अगर आपको किसी को कंप्लेंट करनी है तो उसको गरिया रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, या थोड़ा सा अग्रेसिव टोन लिखी हुई है आपने ना, वहाँ पर भी आप पोलाइट रह के अपनी बात रखिए और फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनको बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ये बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पंक्चुएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना और कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना, कॉमा, कॉलम्स, ये इसको ध्यान रखिए इफेक्टिव राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये। समटाइम्स अगर आप प्लेस कर देते हैं कॉमा और फुल स्टॉप को एक रॉन्ग प्लेस पे, गलत जगह पे, तो कभी कभी मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरा के पूरे सेंटेंस का। एक बैडली पंक्चुएटेड सेंटेंस जो होता है वो क्या कर सकता है, स्टील कर सकता है इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्टील, STEAL आना चाहिए, स्टील चुरा सकता है क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ अ गुड लेटर। हेंस अटमोस्ट अटेंशन शुड बी पेड टू दी पंक्चुएशन वाइल राइटिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको पंक्चुएशन का। आप ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो, आप ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो कह रहा है अ वुमेन इज नथिंग, किसके बिना, विदाउट हर मैन। तो यहाँ पे देखेंगे तो लड़के की तारीफ हो रही है, मैन की तारीफ हो रही है कि एक महिला बिना आदमी के कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यहां पे नीचे महिला की तारीफ हो रही है, वुमेन की तारीफ हो रही है। क्या सुन लो, लेकिन फर्क क्या, देखो शब्द सारे के सारे वही है, लेकिन पंक्चुएशन का फर्क है। यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका कॉलम लगा हुआ है, इधर हर के इधर लगा दिया हमने, इधर आपका कॉमा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो कॉमा इधर से उधर हुआ तो पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। शब्द वही है, बस पंक्चुएशन का फर्क पड़ गया। अब मैं जैसे क्लास में जब ये पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों से पूछता हूँ कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है। अब लड़के कहते हैं, क्योंकि ऊपर लड़कों की तारीफ हो रही है तो लड़के कहते हैं ऊपर वाला सही है, लड़कियों की नीचे तारीफ हो रही है, लड़कियां कहती हैं नीचे वाला सही है। अपनी ज़िंदगी से जोड़ने लग जाते हैं लोग इसे। लेकिन वही वाली बात है, हम यहाँ सेक्सिज्म ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ बच्चे सेक्सिज्म को रेसिज्म से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। वैसे रेसिज्म अलग चीज़ है और सेक्सिज्म अलग चीज़ है। सेक्सिज्म क्या होता है, सेक्स के बेसिस पे जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि लड़का है लड़की है ना, कि भेदभाव करते हैं उसके जेंडर के आधार पर। और रेसिज्म रेस के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम रेसिज्म कहते हैं। और सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे जो होता है उसे हम सेक्सिज्म कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात स्टाइल, मैंने कहा इनफॉर्मल में कॉन्वर्सेशनल स्टाइल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल इज द मोस्ट सुटेबल वन फॉर लेटर राइटिंग। इट इज बेस्ट टू राइट इन सिंपल क्लियर स्टाइल मेंटेनिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। हर एक सेंटेंस जो है वो पिछले सेंटेंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, एकदम से अब्रप्ट जंपिंग ना हो कि भाई यहाँ कुछ बात हो रही है फिर वहाँ कुछ और पहुँच गए, एक आइडिया से दूसरे पे पहुँच गए, ऐसे ना करें। हर चीज़ एक दूसरे से लॉजिकल कनेक्टेड हो, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ सैम्पल्स, जितनी बातें करनी थी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है जी। चलिए सैम्पल्स को देखते हैं। तो पहला सैम्पल देखते हैं। तो लेटर है, राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर री इशूइंग योर ATM कार्ड। अब बैंक मैनेजर को लिखना है तो ये मतलब फॉर्मल लेटर है आपका, क्योंकि आपको पहचानना भी आना चाहिए कि फॉर्मल लेटर लिखनी है या इनफॉर्मल लिखनी है। क्योंकि अगर आपको पहचानना ही नहीं आता है तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे और आप रिसीवर एड्रेस भी ऐड कर देंगे तो वो गलती हो सकती है, ठीक है। नंबर आपके कट सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप नूब हैं एक तरीके के, आपको पता ही नहीं है कि लेटर में पूछा क्या हुआ और कुछ भी लिख दे रहे हैं आप। ऐसा काम नहीं चलेगा, तो नंबर कट सकते हैं आपके। तो आपको बैंक मैनेजर को लिखना है तो ये आपकी फॉर्मल लेटर है। क्या कहना है, ATM कार्ड जो है उसको री इशू कर दीजिए। अब री इशू करना है, क्यों करना है, क्योंकि खो गया होगा या उसके साथ कुछ दिक्कत हो गई होगी, है ना, पानी में गिर गया हो सकता है, ना चल रहा हो, गुम हो गया हो, टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो जेन्युइन रीज़न अपना बताइए कि क्यों वो री इशू करके दे आपको, और अपना लिखिए फिर लेटर को। चलिए समझते हैं, देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना होगा। तो सेंडर एड्रेस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेजिग्नेशन और टाइटल अब आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप एक आम इंसान हैं और वो बैंक मैनेजर को लिख रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन होता किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा होता तो वो अपनी टाइटल भी बताता कि वो क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है,
तब अपना बारे में बताता, वो बताता कि नहीं बताता। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान है जो कि किसको लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो अपनी डेजिग्नेशन और अपनी टाइटल आप क्या बताएंगे, अपनी कंपनी का नाम आप क्या बताएंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी की तरफ से ये बैंक मैनेजर को जा रहा है। अदरवाइज आपको ध्यान होगा सेंडर एड्रेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, सेंडर एड्रेस में सबसे पहले डेजिग्नेशन था, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, फिर ये शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे ना ही डेजिग्नेशन है ना ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्यों? क्योंकि आम इंसान है। तो वही पहले आया आपका स्ट्रीट वगैरह आ गया और जगह आ गई, न्यू दिल्ली आ गया, पिन कोड आ गया, तो ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी और हमने फिर उसके बाद लिखी है डेट। फिर उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस, यस और नो। तो रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले डेजिग्नेशन किसको लिख रहे हो, ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो, ठीक है। कौन से बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जगह बता दी पहाड़गंज न्यू दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड आपने लिख दिया, खत्म। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट शब्द पहले यूज करना है तभी सब्जेक्ट लिखना है। और क्या सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट लेटर फॉर री इश्यूएंस ऑफ एटीएम कार्ड। तो री इशू करना है आपका एटीएम कार्ड। तो ब्रीफ में आपने बता दिया कि ये आपका पर्पज़ है, ये एम है, ये आप इसके बारे में बात करोगे, आप री इशू के बारे में बात करोगे। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन का यूज़ किया, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, आप दोनों भी लिख सकते हैं, सर मैडम स्लैश करके। आपको पता है कि सर है तो सर लिख दीजिए, पता है मैडम है तो मैडम लिख दीजिए, नहीं पता है तो भाई रिस्पेक्टेड सर स्लैश लगा के मैडम आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस हो गया आपका, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और आपका सैल्यूटेशन हो गया, क्लियर। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप अपनी बॉडी की शुरुआत करेंगे। तो बॉडी में अब ये फॉर्मल लेटर है तो टू द पॉइंट और क्रिस्प बातें होनी चाहिए, ब्रीफ में सक्सेंट में आपको अपना पॉइंट कन्वे करना है। तो शुरुआत करिए, आई तरुण ग्रोवर एम एन अकाउंट होल्डर इन योर रेप्यूटेड बैंक फ्रॉम पास्ट 4 years अंडर अकाउंट नंबर जो भी है दिस आपने बता दिया कि आपके बैंक का मैं अकाउंट होल्डर हूँ पिछले 4 साल से, और अकाउंट नंबर आपने बताया क्योंकि उसी से आपको वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये बताना ज़रूरी है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर री इशूइंग माई ATM कार्ड। पर्पस बताया डायरेक्ट, बस अकाउंट बताया कि ये अकाउंट मेरे आपके बैंक का ही हूँ मैं। उसके बाद सीधा पर्पस बताया, कुछ नहीं कि आप बढ़िया हो, सही हो, हैं घर में सब ठीक है, वो क्योंकि वो आपके चाचा का लड़का थोड़ी है, या चाचा ही थोड़ी है ना। चलिए, आई हैड प्रीवियसली गोट माई ATM कार्ड इशूड अगेंस्ट द सेम अकाउंट बेरिंग द नंबर, जो भी आपका नंबर था ATM के ऊपर, ऐसे होता है ना 4 4 8 4 12 4 16 नंबर का होता है। तो पहले मेरे पास था ATM, उसका ये नंबर था। फिर उसके बाद बताओ उसके साथ क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे मिसप्लेस कर दिया जब मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली से पुणे, जब मैं जा रहा था कुछ अर्जेंट काम के लिए। अर्जेंट काम बताना, यूँ नहीं कि ऐसे मस्ती में मैंने खो दिया, वो ऐसे मैं खेल रहा था उसके साथ, वो तोड़ दिया, छोटे घर में छोटे बच्चे उन्होंने तोड़ दिया, ऐसा रीज़न नहीं देना है, जेन्युइन रीज़न बताना है। जेन्युइन रीज़न भी अब क्या पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताना है, बस अर्जेंट पीस बोल दिया ना, काफ़ी है, समझ जाएंगे। तो भाई ऐसे ऐसे मेरा जो ख़राब हो गया और ये नंबर था, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ब्लॉक कर दे पुराने वाला कार्ड, क्योंकि कोई मिसयूज़ ना कर ले, वो भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और री इशू कर दे मेरा ATM कार्ड जितना जल्दी हो सके, ताकि जो मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हैम्पर्ड ना हो। क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हैम्पर्ड होती है, रुकती है कस्टमर की, तो कस्टमर जो है परेशान हो रहा है, कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, और बैंक कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहेगी उसके कस्टमर जो है परेशान हो, तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने जेन्युइन रीज़न बताए और अपना ख़त्म कर दिया, बस सिंपल एज दैट, ये फॉर्मल लेटर है। उसके बाद आपने फिर कॉन्क्लूडिंग लाइन यहाँ पे लिखी, एंटिसिपेटिंग अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, कि जितना जल्दी आप कर सकें तो बहुत बढ़िया है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी से आपका रिस्पॉन्स। और आपने फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखा, क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर योर सिंसियरली, और फिर अपना नाम लिख दिया। थैंकिंग यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की। तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉन्क्लूडिंग लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सिग्नेचर। आई होप मेरा पॉइंट जो है समझ में आ गया। अगला लेटर है आपके सामने, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर और ब्रदर। यंगर सिस्टर और ब्रदर इनफॉर्मल है, पढ़ते ही पता लग गया कि उनको बताना है कि मेकिंग अर्ली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन देयर करियर, उनको बताना है, उनको एडवाइस देनी है कि अपने करियर के अंदर जल्दी से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, बाद में जाके इन्वेस्ट मत कीजिएगा जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो आपको एज ए बड़े भाई, एज ए बड़ी बहन आपको सलाह देना है छोटे भाई बहन को कि भाई पैसा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के आप फ़ायदे बता सकते हैं इसके अंदर। देखो, पहले ड्राफ्ट एक बार रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मनी
में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या बातें आप कहने वाले हैं, कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स बताएंगे ताकि वो करने पे मजबूर हों, थोड़ा सा उनको एनकरेज करेंगे क्योंकि आपके छोटे भाई बहन हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप पॉजिटिव टोन के साथ चीज़ें समझा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस, यस और नो। अब सेंडर एड्रेस में आपको पता ना ही इसमें डेजिग्नेशन आता है ना ही ऑर्गेनाइजेशन आता है, सीधा आपने एरिया बताया, न्यू दिल्ली और पिन कोड बताया और फिर शुरुआत की डेट। ठीक है, अब ना ही इसमें रिसीवर एड्रेस आता है ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, सीधा उसके बाद हम यूज़ करते हैं सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा डियर गोटिया, वैसे गौतम है मेरे भाई का नाम, घर में उसे गोटी गोटी बोलते हैं, गोटिया भी बोल देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कभी आप सोचो कि मैं गोटिया चिंटू मिंटू मोनू सोनू कुछ भी लिखूंगा तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। हालांकि आप चलो पूरा नाम ही लिख दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा अंदर से डर है कि मैं गोटिया चिंटू लिखूंगा तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये तो मैंने मजाक के तौर पे लिखा है, आप पूरा नाम ही लिखिएगा। कारण ये है कि आप एक बड़े भाई की तरह उसे कुछ समझाने के लिए वो कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो समझाने के लिए थोड़ा सा अगर आप रेस्पेक्ट का एलिमेंट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो मैं मजाक के तौर पे गोटिया लिखा है, लिखना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें इंटीमेसी लेवल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा कुछ लेटर लिखना है कि कुछ मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ और बहुत मतलब भाईचारे वाली न्यूज़ और हंसी मजाक वाली बात को शेयर करनी है, तो वहाँ तो फिर भी आ सकता है, यस और नो। लेकिन आप मत लिखिएगा, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, गौतम ही लिखिए। खैर, क्योंकि अब ऑनलाइन लिख रहे हैं, असली में थोड़ी चिट्ठी लिख रहे हैं, असली में लिखते तो बात भी अलग है। अब एग्जामिनर ने चेक करनी है आपकी चीज़ें, तो यहाँ पे इतना भी ज़्यादा कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डियर गौतम ही करिएगा। उसके बाद बॉडी शुरुआत करेंगे सीधा इसके अंदर, क्योंकि सैल्यूटेशन हो गया ना आपका, सेंडर एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन सीधा आ गया। अब हम शुरुआत करेंगे क्या, बॉडी। अब बॉडी में बोला, अब देखो पॉजिटिव टोन से शुरुआत की, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट यू हैव गॉट द जॉब यू वर सीकिंग, कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और बड़ी खुशी हुई जान के कि तुम्हें वो जॉब मिल गई है जो तुम ढूंढ रहे थे। अब जो, क्योंकि उसके पास पैसा होगा तभी तो आप उसे एडवाइस दोगे ना, तो आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें उसके पास पैसा है, छोटे भाई बहन के पास, और पैसा आने के बाद उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये समझाना है। तो पहले तो सिचुएशन क्रिएट करो, अच्छा जॉब मिल गई है तुम्हें, यू श्योरली मस्ट बी जंपिंग विद जॉय फॉर यू विल हैव योर ओन मनी नाउ। यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज है, ठीक है। कहता है अब श्योरली आप खुश होंगे, बहुत ज़्यादा नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब खुद के पैसे होंगे। यस और नो, छोटे भाई बहन तो हो ही जाते हैं खुश, छोटे भाई बहन के बड़े भी हो जाते हैं खुद के पैसे हो तो एज फार एज आई नो यू, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू माइट स्पेंड इट ऑन ऑल फुलफिलिंग योर विशेज जस्ट लाइक यू डिड विद द पॉकेट मनी। अब आप पहले सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि जितना मैं जानता हूँ तेरे को बड़े भाई या बड़ी बहन के नाते, कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करेंगे ना और आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने पे वो कर देंगे, खर्च कर देंगे पैसा, है ना, फुलफिल करने लगेंगे अपनी विशेस। क्योंकि आप बचपन में भी ऐसा किया करते थे, कि एग्जांपल आप उसको दे रहे हो कि पॉकेट मनी जब मिलती थी तब भी तुम सेव नहीं करते थे, खर्च कर देते थे। फिर उसके आगे बोल रहा है बट एज एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि बड़े भाई आप समझाओगे और कौन समझाएगा, उसको गाइड करना और कौन बताएगा। दोस्त वगैरह तो ज़्यादा खर्च ही करवाते हैं, बल्कि और उसके पैसे उड़ाने पे तुले रहेंगे। तो एज इट्स माई ड्यूटी टू गाइड यू अबाउट द राइट चॉइसेस, कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि छोटे भाई को अगर ऐसी सलाह दो ना तो यार जान है, तू देख लूँगा मैं अपने आप, है कर लूँगा मौज, लेकिन स्टिल अब लेटर लिखनी है, क्या करें। तो राइट चॉइसेस के बारे में बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एट दिस टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ आई विल सजेस्ट यू नॉट टू सेव बट इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ योर सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। तो सजेशन दे रहा है कि भाई सेव करो, इन्वेस्ट करो कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, इनिशियल स्टेज में ही। क्योंकि आप ध्यान से देखो लेटर में क्या था, अर्ली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अर्ली मतलब जल्दी ही उसको सलाह दो कि जब जैसे ही पैसा आ रहा है हाथ में तो उसे खर्च मत कर, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट कर दे। तो इसलिए ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि जॉब आ गई, अब पैसा मत उड़ा, अब उसको इन्वेस्ट कर दे, है ना। तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू सेव बट इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ योर सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। Do not be upset about cutting down on your fancies because compounding will help your money grow and give you a more secure future. क्योंकि देखो अगर पैसा बचाएगा वो और उसको इन्वेस्ट करेगा तो वो जो लेना चाहता है चीज़ें वो नहीं ले पाएगा, जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं जो बाकी दोस्त उसके ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो होता है यार कि मेरे पैसे भी हैं और मैं कमा भी रहा हूँ और मैं कुछ अपनी पसंद की चीज़ भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो वही बोल रहा है कि परेशान नहीं होना है अगर आपको कट डाउन करना पड़े फैंसी चीज़ों के ऊपर, उनको आप ना लें उनको। क्योंकि अगर आप पैसे को जमा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंड होगा पैसा, कंपाउंड करने से और ग्रो होगा और सिक्योर फ्यूचर होगा।
होगा, तो आपके फायदे की ही चीज़ है। छोटे भाई को आप ये बता रहे हैं कि अभी आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो लाइफ है वो हेल हो सकती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियली आप वीक हो सकते हैं। तो अभी से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो एक अच्छा सिनेरियो बनाया है हमने उसके अंदर ये समझाने का, एक सजेशन देने का। उसके बाद फिर आपकी कंक्लूडिंग लाइंस आती हैं ये वाली, राइट टू मी सून अबाउट योर प्लान टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। जब मतलब जैसे जैसे आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो भी प्लान कर रहे हो तो मुझे लिख के बताएं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, तो मुझे भी बताएं कि कैसे कैसे कर रहे हो, ताकि मैं कुछ हेल्प भी कर सकूँ, है ना। विद बेस्ट विशेज फॉर योर न्यू जर्नी। नई जॉब लगी है ना, इसलिए न्यू जर्नी के लिए बेस्ट विशेज भी दे दी। और आपका फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आ गया, योर्स लविंगली, क्योंकि इनफॉर्मल था, और नीचे नाम लिख दिया तरुण, सिग्नेचर। आई होप समझ में आ गया आपको कि लिखना कैसे। एक फॉर्मल का देख लिया, एक इनफॉर्मल का देख लिया, अब दोबारा से एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल एक एक और देख लेते ताकि एक अच्छे से आइडिया लग जाए हमको, है ना। चलिए, तो राइट अ लेटर टू योर बैंक मैनेजर। फिर से बैंक मैनेजर को लिखना है, रिक्वेस्टिंग अ लीव ऑफ 2 वीक्स टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल MBA एग्जाम। तो अब कोई बैंक का ही पर्सन है, वैसे बैंक का ही पर्सन बैंक के ही मैनेजर को लिख रहा है, क्लियर, क्योंकि आप लीव मांग रहे हैं ना 2 वीक्स की, तो कोई बैंक का ही एम्प्लॉई है, तो बैंक के ही मैनेजर को लिखना है कि फाइनल एग्जाम है MBA का, तो 2 दिन के लिए क्या दे दे, अपना लीव दे दे। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो, मैंने वैसे डेजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप बैंक के ही एम्प्लॉई हैं, कि आप असिस्टेंट हैं, है ना, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, क्या हैं आप बता सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं या फिर असिस्टेंट हैं, या जो भी जिस भी रिस्क मैनेजर हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं आप बता सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपनी, क्योंकि सेम बैंक में है, ऑफ कोर्स स्टेट बैंक नीचे लिख रहे हो ब्रांच मैनेजर को, तो आपका ही बैंक होगा, तो आप शुरू में बता सकते हैं। अदरवाइज आप शुरू में नहीं बताना चाहते तो आप आखिरी में भी बता सकते हैं, ऐसा भी होता है। आखिरी में कैसे, अभी दिखाऊंगा। आखिरी में जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो आखिरी में जैसे कि योर सिंसियरली तरुण ग्रोवर, और उसके आगे फिर मैंने पोस्ट लिख दी रिस्क मैनेजर, क्योंकि 2 बार लिखना यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाएगा और रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब सुपरफ्लुअस सा हो जाएगा, इसलिए आखिरी में लिख दिया वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि सेम बैंक का एम्प्लॉई है, सेम बैंक के मैनेजर को लिख रहा है, इसलिए बस आपने अपना सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखी, और फिर आपने रिसीवर एड्रेस लिखा। वही रिसीवर एड्रेस में डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जगह और पिन कोड। सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे MBA लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, बस एग्जामिनेशन के लिए भाई लीव चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम तो एग्जाम है ना यार, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। तो लीव एप्लीकेशन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और रिस्पेक्टेड सर, फिर आपका सैल्यूटेशन आ गया। उसके बाद हमने बॉडी की शुरुआत करनी है। बॉडी में देखो वही फॉर्मल है, तो टू द पॉइंट बातें करेंगे। आई तरुण ग्रोवर हैव बीन वर्किंग एज अ रिस्क मैनेजर इन योर रेप्यूटेड बैंक, क्योंकि आप यहाँ पे जब बता रहे हो कि आप रिस्क मैनेजर हो, काम कर रहे हो, तो वही है, दोबारा यहाँ पे शुरू में लिखने की फिर जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा वो, इसलिए जब बीच में और आखिरी में मेंशन हो ही रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शुरू में नहीं लिखा था, ध्यान रखना। तो क्या बोल रहा है वो, आई तरुण ग्रोवर हैव बीन वर्किंग एज अ रिस्क मैनेजर इन योर रेप्यूटेड बैंक फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, अपने बारे में बताया। फिर अलॉन्ग विद दिस जॉब, इस जॉब के साथ साथ मैं करंटली क्या कर रहा हूँ, MBA भी कर रहा हूँ FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जगह बता दी कि कहाँ से कर रहे हो। आप डूइंग की जगह यहाँ परसुइंग भी कर सकते हैं, वो वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मीनवाइल आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर एंड माई फाइनल एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन 20 जुलाई 2022। सीधा हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि पहले बताया कि मैं कौन हूँ, दूसरा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा कि ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं MBA कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मुझे एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। 20 जुलाई से, कब है, सॉरी 20 जुलाई को शुरू है ना, तो इसलिए देयरफॉर इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू परमिट मी टू लीव फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, क्योंकि 20 जुलाई को पेपर है, तो बस सिंपल सी बात है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 2 हफ्ते के लिए क्या कर दे दो, लीव दे दो भाई, 30 जून से 14 जुलाई तक की, ताकि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इतनी बात कह दी, बस मुद्दा खत्म। अब बस मैं आपके प्रति बिल्कुल आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा। मोरोवर जब मेरा एग्जाम भी खत्म हो जाएगा तो मैं जॉब पे भी वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा बिल्कुल। तो एक आप उसको एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप यहीं रहेंगे, आप यहीं जॉब करेंगे, क्योंकि आप उस बैंक के एम्प्लॉई हैं यार, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो ह्यूमन पावर है बेसिकली, है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चला जाए। क्यों, कौन सा बैंक चाहेगा कि उसके एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाए, तो उसको एक एश्योरेंस आपने दे दिया। उसके बाद फिर से आपने कॉन्क्लूडिंग लाइन लिखी, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आया, योर्स सिंसियरली, नाम बताया, सिग्नेचर, और फिर अपनी पोजीशन बता दी, डेजिग्नेशन आपने यहाँ बता दी, रिस्क मैनेजर, एज सिंपल एज दैट।
आई होप समझ में आ गया, बहुत बेसिक सा था। एक लास्ट लेटर हम और देखेंगे, इनफॉर्मल है, ध्यान से देखिएगा इसे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर यूजिंग ऑनलाइन मोड फॉर पेमेंट्स इंस्टीड ऑफ कैश। तो फ्रेंड को लिखना है आपने, ये बताना है कि भाई ऑनलाइन मोड यूज कर पेमेंट्स के लिए, कैश का यूज ना कर। तो ये भी एक तरीके का सजेशन ही है। अब दोस्त से कैसा आपका रिलेशनशिप होता है, तो देखो जब भी आप किसी को लेटर लिखें ना, तो एक रिलेशनशिप को एज्यूम करें, उसको थोड़ा सा फील करें, उस फीलिंग को उसको लेके आए अपने मन के अंदर, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे, आप वैसे जो इमोशंस है उसे आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, उस इमोशन से फिर आप लिख भी नहीं पाएंगे, वो थोड़ा सा फॉर्मल लगने लग जाएगा। इनफॉर्मल जब लिखें तो हल्की सी टोन आए इनफॉर्मल वाली, और फॉर्मल लिखे तो दिखाएं कि आप हाँ एक प्रोफेशनल लेवल पे आप कन्वे कर रहे हैं अपनी बातों को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, और फिर आपका सैल्यूटेशन, ठीक है। डियर काव्यांश, शुरुआत की हमने यहाँ पे बॉडी, बोल रहा है आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ, क्योंकि दोस्त है तो हाल चाल तो पूछेंगे। अमिट्स द पेंडेमिक, अच्छा अभी जैसे ये जितने भी लेटर और मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये लेटर्स, ठीक है, और ये रेलिवेंट है तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो आई होप यू आर इन गुड हेल्थ अमिट्स पेंडेमिक। अभी जैसा आप जानते हो कोरोना तो खत्म हो ही नहीं रहा पिछले 2-3 साल से, यार चलता ही जा रहा है। तो पेंडेमिक जो चल रहा है उसके बीच में आप अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी, आप अच्छे होंगे, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आई होगी, आप क्वारंटीन नहीं हुए होंगे, है ना, सब सही चल रहा होगा। तो पहले तो हाल चाल कुशल मंगल पूछना बहुत ज़रूरी है। I hope you are in good health amidst the pandemic. I am sure you must be taking all the necessary precautions and happily avoiding human contact and given your reserved nature. कि आप सब सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे ह्यूमन कांटेक्ट, और आपका नेचर भी ऐसा ही है, रिजर्व नेचर, मतलब उसको बता रहा है कि तो वैसे ही नहीं मिलता था, और मुझे लगता है अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा, पूरे प्रिकॉशंस ले रहा होगा, अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करके चल रहा होगा, ये सुन लो। फिर आगे मुद्दे की बात पे आते हैं। वेल आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव स्विच्ड टू ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट एज आई एम ट्राइंग नॉट टू गो आउट वेरी ऑफन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। एक सिचुएशन क्रिएट की, आप भी अपनी तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। सिनेरियो का क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस सिनेरियो में जब आप अपनी बातें बोलते हो ना, थोड़ा वो लगता है, नेचुरल लगता है। अब पेंडेमिक का यूज किया तो नेचुरल लग रहा है, यार कोरोना है, कोविड है, वैसे ही कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो लोग ऑनलाइन ही यूज कर रहे हैं, बन गई अच्छी सिचुएशन बन गई। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसी सिचुएशन में अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। इनफॉर्मल में, फॉर्मल में तो टू बी प्रिसाइज आपने कहना है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है कि आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दैट, कि मैंने स्विच कर लिया ऑनलाइन मोड पे, और क्योंकि मैं बाहर जाना का बिल्कुल भी अब कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, और अब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे भी आपको ये बताना चाहिए इसके कन्वीनियंस और इसके बेनिफिट के बारे में। फिर बता रहा है कि ऑनलाइन मोड हैज़ नो डिस्टेंस और टाइम रिस्ट्रिक्शंस, कि मतलब ना ही आने जाने की प्रॉब्लम है, ना ही टाइम की कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कैन डू ट्रांजेक्शंस एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप बेनिफिट बताओगे ना, क्योंकि आपका शायद दोस्त ट्रांजेक्शन ना करता हो ऑनलाइन, तभी तो आप उसको लेटर लिख रहे हो ना, हो सकता है वो इतना अवेयर ना हो चीज़ों को लेके। तो वही वाली बात है, आपको मन में लेके चलना पड़ेगा कि वो इतना अवेयर नहीं है, मुझे उसको अवेयरनेस उसकी बढ़ानी है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो जब अवेयरनेस बढ़ानी होती है तो उसके बेनिफिट भी बताने होते हैं, किसी भी टाइम पे कहीं पे भी आप कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम। ऑल्सो लेसर पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर्स की, गलतियां भी नहीं होती है, और इट हेल्प्स टू मेक इंस्टेंट पेमेंट्स विच आर इजिली ट्रेसेबल बिकॉज ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड्स, कि आप जो पेमेंट करेंगे वो ट्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं सारे के सारे। पहली बात तो इसे रिकॉर्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड जब नाउन होता है तो रिकॉर्ड बोलते हैं, जब ये वर्ब होता है तो रिकॉर्ड बोलते हैं, कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। रिकॉर्ड हम नाउन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, जो डेटा का कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और अमेजिंग ये है कि वी कैन गेट न्यूमरस रिवॉर्ड्स ऑन एप्लीकेशंस लाइक पेटीएम, फोनपे, गूगल पे एटसेट्रा। अब आप उसको एक तरीके से एनकरेज करना है कि वो यूज़ करे, तो जितने पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं आप सब बता रहे हो, क्योंकि ये तो सबको पता ना, कभी भी किसी भी टाइम कहीं पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये हम सब जानते हैं। ये भी पता है कि डिजिटल रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, रिकॉर्ड मिलेंगे, लेकिन और क्या क्या है भाई, वो मिलते हैं आपको, स्क्रैच करने के लिए मिलते हैं, कार्ड्स वगैरह आते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आप पैसा भी कमा सकते हो, आपको कैशबैक मिलेगा, आप ये बता सकते हो, और भी बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ट्रस्ट मी ऑनलाइन, ट्रस्ट मी क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्त है तो विश्वास को जताना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी ऑनलाइन पेमेंट मोड इज़ वे मोर कन्वीनियंट देन कैश, क्योंकि कैश के कंपैरिजन में ऑनलाइन मोड का सजेशन देना था, तो कैश की एक बार बात होनी बहुत ज़रूरी है, उसको भी ध्यान रखिएगा कि कन्वीनियंट है कैश, क्योंकि आप वो सारे की पॉइंट्स का यूज़ करें, आप वो सारे की पॉइंट्स का यूज़ करें जो की पॉइंट आपके लेटर के टाइटल में है।
क्योंकि अगर आपने उसमें से कोई की पॉइंट खा लिया, छोड़ दिया, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। वंस यू गेट योर हैंड्स ऑन इट देयर इज नो गोइंग बैक। एक बार आपका हाथ इसके ऊपर चढ़ गया, जम गया, आपको आदत पड़ गई, यूज टू हो गए, तो फिर तो आप ऑनलाइन ही यूज करेंगे। एक बार ट्राई तो करके देखो यार। तो दोस्त है, कोई अब प्रेशर तो डाल नहीं सकता, धरा धमका के तो कर नहीं सकता, गुस्सा तो करेगा नहीं, बस वो सजेशन और थोड़ा सा पोलाइट वे में बोल ही सकता है ना उससे। उसके बाद लास्ट आपकी कंक्लूडिंग लाइन आई, डू नॉट फॉरगेट टू राइट बैक टू मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि बता भाई अगर किया तो कैसा लगा, मुझे भी पता लगे, मैं तेरे साथ दोबारा शेयर करूंगा। फिर क्लोजर आया आपका और फिर आपका सिग्नेचर आया। बताओ भाई कैसा रहा। यहाँ पे आपकी लेटर जो है उसकी जो क्लास है ख़त्म होती है। आई होप मैंने जस्टिफाई किया आपको सिखाने में, जितनी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सब बताई आपको, जितना रेलेवेंट था सिखा सकता था। इसके अलावा बच्चे और भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते, लेकिन सच बताऊं इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इतना भी आप कर लेंगे मोर देन इनफ है, और बहुत अच्छे लेवल पे आप स्कोर कर पाएंगे। ऐसे से ज़्यादा लेटर में हमारे मार्क्स आते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी एग्जामिनेशन में आपके सामने दोनों आए तो पहले लेटर लिखिए फिर ऐसे लिखिए। ऐसे थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का होता है, लेटर कम मार्क्स की होती है, लेकिन कोशिश कीजिए पहले लेटर ही लिखिए। वहाँ से जितने नंबर आ सकते हैं उसको पहले हम गेन करने की कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार कैसा लगा सेशन। तो पता नहीं लगता है कि कौन देखता है कौन नहीं देखता है। एक तो ना ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी वो है, बस नंबर ऑफ लाइक्स दिख जाएंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता उससे ना फील से नहीं आती है यार। मैंने कई बार ये चीज़ नोट की है कि वो इतने लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। जब तक पर्टिकुलरली नाम नहीं दिखते हैं ना तब तक मजे से, क्लास में नाम होते थे बच्चों के दिखते हैं, एक फील सी आती थी। तो खैर कोई बात नहीं, तो कमेंट करते रहा करो, थोड़ा टच में रहा करो। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, आई नो, लेकिन पढ़ता मैं सबके हूँ। थोड़ा कनेक्टेड फील होता है, थोड़ा सा ऐसा पर्सनल लेवल पे फील होता है कि हाँ यार बच्चे हैं अपने साथ जुड़े हुए हैं। आप मैं नहीं चाहता कि आप नंबर्स के पीछे छुप जाओ, वो नंबर्स की आड़ में मैं देख ही ना पाऊँ कि मेरे स्टूडेंट्स कौन से हैं। खैर चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी इस बार एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप जो है कंडक्ट करवाते रहते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम जो स्कॉलरशिप है, तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर एनरोल करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिग अनाउंसमेंट है ये जो एग्जाम है ये एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए होगा। स्कॉलरशिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बच्चा इसके अंदर एनरोल कर सकता है। 26 जून को होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 10 बजे आपका है बैंक वाला और 2 से 3 बजे एसएससी का है, ठीक है। और आप स्कॉलरशिप है तो फिर प्राइजेस भी होंगे। तो रैंक 1 को लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 वाले को मोबाइल वर्थ 20,000 तक का, रैंक 3 को ईयरपोड्स, 4th और 5th को फिर गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे एनरोल नहीं होगा, आपको एनरोल करने के लिए अनलॉक कोड डालना पड़ेगा T555। आप जब ये डालेंगे तभी एनरोल होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि ये ऊपर है ना, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा करके खुल जाएगा। तो आप यहाँ एनरोल फॉर फ्री का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देना। तो ये बैंक आपको भी एक सेकेंड में हाइड कर देता हूँ अपने आप को। तो ये बैंक एग्जाम है और ये एसएससी एग्जाम है, ठीक है। तो बैंक जैसे मैंने एनरोल कर रखा है यहाँ पे, एनरोल सक्सेसफुली, तो आप कि यहाँ पे एनरोल का ऑप्शन आ रहा होगा, साइड में अनलॉक कोड का आ रहा होगा, T555 डाल दीजिएगा। ऐसे ही एसएससी एग्जाम का 2 से 3 बजे 26 तारीख को, तो एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे आ गया यू हैव एनरोल्ड सक्सेसफुली, लेकिन आपके वहाँ पे कोड भी मांगेगा, T555 कोड लगा दीजिएगा, तब जाके आपका एनरोल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो टीचर ही हूँ ना यार, तो मेरे से कोड थोड़ी मांगेगा, आपसे कोड ज़रूर मांगेगा, ठीक है। बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम, ठीक है। तो सभी बच्चों ने देना है, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। और बस बढ़िया से अपना मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे ऐसे मिलते रहेंगे, वीडियोस लाते रहेंगे, बता दीजिए और क्या क्या पढ़ाना है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।